हाय स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं एक अच्छा तरीका, एक अच्छा मैथ, एक अच्छा कंसेप्ट जो आपको आने वाली जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें बहुत कुछ मदद करेगा। एक्चुअल में मेरी बच्चों से जब बात हुई तो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर कुछ ऐसा बताइए। मैंने जैसे ऑर्गेनिक का एक कंसेप्ट आपको दिया था कि आप कैसे करें, जेईई मेन और नीट की तैयारी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। मैंने एक कंसेप्ट दिया था बच्चों को, बड़ा अच्छा लगा उन लोगों को, लाइक किया उन्होंने और रिक्वेस्ट भेजी कि सर कुछ इनऑर्गेनिक का भी तरीका बताइए। मैं नहीं कहता कि मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो तरीका आपको जाने का रास्ता जरूर बताएगा, क्योंकि आज के टाइम जो वक्त चल रहा है, जो समय चल रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको तैयारी घर पर ही करनी है। वो चाहे आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से जुड़े हों, चाहे स्कूल से जुड़े हों, चाहे किसी भी टीचर से जुड़े हों। तो आज मैं आपको वीडियो में पढ़ाने नहीं आया हूं, आपको ये समझाने आया हूं कि एग्जामिनेशन एक ऐसी कला है। लोग कहते, मैंने सुना है बच्चों के थ्रू, लोगों के थ्रू, कि जेईई मेन हलवा नहीं है, ऐसे नहीं खा लोगे जेईई मेन। जेईई मेन को क्रैक करना बहुत मुश्किल है। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन इस बात के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जेईई मेन और नीट ये टफ एग्जामिनेशन नहीं है, इनका पैटर्न टफ है। आप समझें, लोग अरे जेईई मेन बहुत कठिन है। जेईई मेन कठिन नहीं है, आएगा तो वही जो 12th के सिलेबस का है, बाहर का तो नहीं आने वाला। नीट में भी वही आएगा जो सिलेबस में है, बाहर का नहीं आने वाला। लेकिन इसका जो पैटर्न है, क्वेश्चन पैटर्न है, जो क्वेश्चन बनाने का तरीका है, वो टफ है, तो वो समझना है। एग्जाम तो हम ये समझना चाहते थे, तो हम ये जानना चाहते थे कि आखिरकार कैसे करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी के लिए मैंने एक मैप, मैंने एक ह्यूमन बीइंग डायग्राम तैयार किया है। ये 2020 यानी 2020 का जेईई मेन और नीट के एग्जामिनेशन का जो टारगेट है उसको छूना चाहता है। तो कैसे करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी। हमारे बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा ऐसा कोई मेथड बता दीजिए जो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए। तो मैं ये तो नहीं कहता कि मैं बिल्कुल 100% ऐसा मेथड अप्लाई कर दूंगा कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके माइंड में सेटअप हो जाएगी, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि आपको पढ़ने का वो तरीका बता दूंगा, पढ़ने का वो इजी मेथड बता दूंगा, जिससे कि आप आसानी से अपनी केमिस्ट्री को अपने माइंड में लंबे टाइम तक रोक पाएंगे। ये है हमारा आज का उद्देश्य, और इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने ये डायग्राम तैयार किया है, जहां लिखा है इनऑर्गेनिक जेईई नीट 2020। और इनऑर्गेनिक जेईई नीट में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तैयार करना है, नीट और जेईई मेन को आपको क्रैक करना है, उस क्रैकिंग के लिए जरूरत कैसे, क्या स्टेप्स उठानी पड़ेंगी, क्या स्टेप्स आपको यूज करनी पड़ेंगी, ये हम आपको बताएंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो देखते हैं कि मैंने तैयारी क्या की है। कि इनऑर्गेनिक जेईई नीट में सबसे पहला काम बच्चों ये कि पीरियोडिक टेबल को आपको प्रिपरेशन करना है। पीरियोडिक टेबल आपको तैयार करनी है। पीरियोडिक टेबल के जो प्रॉपर्टीज हैं, जनरल प्रॉपर्टीज हैं, जनरल कंसेप्ट हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मान लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं। पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डायगोनल रिलेशनशिप है ना, मेटेलिक नॉन मेटेलिक करैक्टर, ऑक्साइड के करैक्टर, बेसिक करैक्टर, एसिडिक करैक्टर, ये सब पीरियोडिक टेबल में आपने ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। 9th 10th 11th 12th सभी क्लास में आपने पढ़े हैं। फिर भी आप इनको याद करिएगा ध्यान से, और इनके जनरल ट्रेंड के साथ एक्सेप्शंस को भी आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे कि मैं बात करूं कि एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज करता है, लेकिन एंड में जाकर के इंक्रीज कर जाता है, तो ये क्यों? तो ऐसे क्यों, बहुत सारे क्यों जो आपके मन में पैदा होंगे, इन क्यों को जरूर आप लिखते रहेंगे अपनी एक छोटी सी कॉपी पे, छोटी सी बुकलेट पे। तो पीरियोडिक टेबल की आप एक छोटी सी बुकलेट बनाइएगा, उसमें आप बढ़िया से तैयारी करिएगा, और उसमें तैयारी करने के बाद ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इनको बढ़िया करके नोट करिएगा, तो आपको याद रहेगी पीरियोडिक टेबल।
तरीके मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बहुत सारे बताए हैं। मैंने पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ाई है। मेरे चैनल पे जाकर के आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल की बहुत सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की गई हैं, उनके करैक्टर को एक्सप्लेन किया गया है, तो आप उनसे तैयार करेंगे अपनी पीरियोडिक टेबल। तो ये है आपकी पहली स्टेप जो जेईई मेन को क्रैक करने में मदद करेगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पावर को गेन करने की कोशिश करेंगे आप इसी से। तो ये पीरियोडिक टेबल की बूस्टिंग टैबलेट है जो आप अगर खाएंगे ना तो 100% बहुत सारे रिएक्शंस, बहुत सारी बॉडी में एनर्जी जनरेट हो जाएगी जो आगे के लिए आपके लिए फायदेमंद होगी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस है जिस पे पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खड़ी हो जाएगी उसी को कहते हैं पीरियोडिक टेबल। तो वो आपको तैयार करनी पड़ेगी। इसी पीरियोडिक टेबल में ये ध्यान रखना है कि एस ब्लॉक जब आप पहुंचेंगे कि नहीं साहब एस ब्लॉक में पहुंचना है, और एस ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जहां बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं कि सर एस ब्लॉक कैसे तैयार किया जाए, क्या कंसेप्ट होना चाहिए एस ब्लॉक का, सर प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। तो एस ब्लॉक में क्या करना है, एस ब्लॉक में सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट, स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी, जैसे कि बेरियम सल्फेट हो गया है ना, बेरिलियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, ये पानी में इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है। अगर इनकी सॉल्युबिलिटी को देखें, कार्बोनेट की स्टेबिलिटी को देखें, कार्बोनेट के हीटिंग इफेक्ट को देखें, तो इनके हीटिंग इफेक्ट को भी आपको ध्यान में रखने के लिए एक छोटी सी बुकलेट पे आप पेपर उठा के देखिए, जेईई मेन का उठा करके देखिए, नीट का पेपर उठा करके देखिए, तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर अरेंजमेंट आ जाता है। बहुत सारा अरेंजमेंट आपको मिल जाता है कि इनका अरेंजमेंट कैसे होना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ध्यान रखेंगे आप इनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को, यानी बनाइएगा स्टेबिलिटी, हीटिंग इफेक्ट, स्टेबिलिटी के डायग्राम को बनाने की कोशिश करें। तो हीटिंग इफेक्ट, स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, इन सबको आपको बढ़िया सी एक टेबल बना लेनी है और उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको याद कर लेना है कि कैसे हमें ये मेमोराइज करना है। तो एक छोटी सी बुकलेट पे जरूर बनाइएगा हीटिंग इफेक्ट, स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, जैसे बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये मैंने आपको बताए हैं, इनके अरेंजमेंट को बनाइएगा। अब आप बनाइए इनके मेन कंपाउंड्स को। मेन कंपाउंड्स में जैसे अब मान ले NaCl है, NaOH है ना, इसी के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्विक लाइम है, स्लेग लाइम है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिप्सम है, सीमेंट है। इन सब के अंदर कुछ इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस हैं, उनको बढ़िया से आप तैयार कर लीजिए। यानी उनमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, बस मेन जो रिएक्शंस हैं उनको माइंड में रोक करके रखना है आपको। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा लिख सकते हैं लिख लिख के याद करिएगा, रटने की कोशिश ना करिए। जब आप हाथ चलाते रहेंगे, जैसे आप साइकिल चलाते हैं ना, तो साइकिल चलाते चलाते एक दिन ऐसा आता है कि जब आप बातें भी करते चले जाते हैं, साइकिल भी चल रही है, कार भी चला रहे हैं ना, तो बातें कर रहे हैं, कार चली, मतलब आप परफेक्ट हो चुके हैं। उसी तरीके से अगर कोई पूछेगा इनके ऑर्डर लिखना है तो आप लिखते चले जाएंगे, आपका माइंड सेटअप वैसा ही बन जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से आप इन कंपाउंड्स की डिटेल भी लिखिएगा। जैसे अब ये कंपाउंड में NaOH है, अब NaOH की क्लोरीन से रिएक्शन क्या होगी, NaOH अगर कोल्ड है तो क्लोरीन क्या रिएक्शन करेगा, NaOH अगर डाइल्यूट है तो क्लोरीन क्या रिएक्शन करेगा, ऐसे ही क्लोरीन NaOH फास्फोरस से कैसे रिएक्शन करेगा, अगर Cl2 गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास कर देंगे तो क्या कंपाउंड बनेगा। ऐसे बहुत सारी बेटा रिएक्शंस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वही तरीका है कि आप बुकलेट नंबर 1 बनाइए, बुकलेट नंबर 2 एस ब्लॉक में बनाइए, इनके लिए ये अरेंजमेंट अलग दीजिए, मेन कंपाउंड्स का अलग दीजिए, और इसी के साथ बनाइएगा डायगोनल रिलेशनशिप का एक छोटा सा चार्ट। डायगोनल रिलेशनशिप में लिथियम मैग्नीशियम की डायगोनल रिलेशनशिप देखिएगा इस तरीके से ना। आपने डायगोनल रिलेशनशिप तो आप पढ़ ही चुके होंगे और आपने पढ़ रखी है डायगोनल रिलेशनशिप, तो इनको आप ध्यान से बना करके तैयार करेंगे। ये मेरा एक छोटा सा कदम है जो आपको ले जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कैसे याद करनी है पता लगता जाएगा। अगर अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक का, सबसे बड़ा ब्लॉक है पी ब्लॉक, और इसकी अगर हम बात करते हैं तो पी ब्लॉक में हर फैमिली की प्रॉपर्टीज आपको पीरियोडिक टेबल में पहले ही पढ़ चुके हैं। वो प्रॉपर्टीज सब नॉर्मल है। इन नॉर्मल प्रॉपर्टीज के बाद भी आपको जैसे एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं,
इनको आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिएगा, लेकिन इनके एक्सेप्शंस अलग लिखते जाइएगा। तरीका क्या होता है, कॉपी पे नॉर्मल बातें हमने इधर लिखी, अब इसी का जो एक्सेप्शन है वो रेड पेन से यहाँ इंडिकेट कर दिया, तो आपके उसके एक्सेप्शन अलग जाते रहेंगे, आपको ध्यान होता रहेगा। जैसे कि अगर आयनेशन एंथैल्पी की बात करें तो नाइट्रोजन की आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की आयनेशन एंथैल्पी कम होती है, जबकि जनरल ट्रेंड ये होता है लेफ्ट टू राइट चलने पर आयनेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो ये एक तरीका है जिसमें आप पी ब्लॉक को ध्यान में रखेंगे। अब आप अगर कार्बन फैमिली में आए, बोरॉन फैमिली में आए, तो इनके अंदर जो कंपाउंड्स हैं उनको आप पढ़ेंगे, जैसे नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन, इनमें सब में देखते हैं हम लोग। तो इन फैमिलीज में जब चलते हैं तो अमोनिया है, HNO3 है, इनकी रिएक्शंस हैं, इनकी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग करैक्टर्स हैं, इनको आप पढ़ेंगे। H2SO4 है, SO2 है, इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इनको कैसे बनाते हैं, जैसे ओस्टवाल्ड मेथड HNO3 में चलता है ना। इसके बाद आपका अमोनिया में हैबर प्रोसेस रहता है। मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किन चीज़ों पे फोकस करना है, यानी आपका एम क्या होना चाहिए जिससे आपको आसान लगने लगे चीज़। ये नहीं किताबें लिए बैठे हुए हैं, खोले चले जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोले सर को समझ में नहीं आ रहा है। पन्ने नहीं पलटने हैं, आपको पलटना है तो अपना भविष्य पलटना है। तो भविष्य पलटने के लिए मैंने आपको ऑर्गेनिक तैयारी की तरीका बताया, मैं आपको इनऑर्गेनिक तैयारी का तरीका बता रहा हूँ। तो इनको आप तैयार करेंगे बढ़िया से। अब इनकी बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। जैसे इनके हाइड्राइड्स की बात करें तो ऊपर से हाइड्राइड नीचे आने पर इनका एसिडिक करैक्टर क्या होगा। जैसे अगर हम हाइड्राइड्स की बात करें तो हाइड्राइड्स लिख सकते हैं, जैसे NH3 ले लिया हमने, PH3 ले लिया हमने, ASH3 ले लिया हमने, BiH3 ले लिया हमने, SbH3 ले लिया हमने, इसके बाद BiH3 ले लिया हमने। तो ये सब हमने आपको पढ़ाया होगा, अगर आप 12th पढ़े होंगे तो हमने ज़रूर आपको पढ़ाया होगा कि इनके ऊपर से नीचे आने पर बेसिक करैक्टर क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड एंगल क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूसिंग करैक्टर क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी। ये मैंने सब आपको लिखाई हैं। तो उन वीडियो के थ्रू, उन पॉइंट्स के थ्रू, अगर नोट्स भी आपके पास हैं तो नोट्स के थ्रू भी आप इनको पढ़िएगा। अदरवाइज मैं आपको वीडियो भी दूंगा जिसके थ्रू आप इन फैमिलीज़ को तैयार कर पाएंगे, बढ़िया ढंग से तैयार कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। इन सभी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, उस ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी आपको बढ़िया कमांड करना है। उन ऑक्सीडेशन स्टेट्स को भी आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक बुकलेट आपने पीरियोडिक टेबल में ली, एक बुकलेट आपने एस ब्लॉक में ली। अगर एस ब्लॉक में चाहे तो 3 बुकलेट डिवाइड कर दीजिएगा, पी ब्लॉक में छोटी छोटी ये फैमिली वाइज बुकलेट बनाइएगा। जैसे आपने देखा किसी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाते हैं आप, तो वहाँ भी आपको बुकलेट ही देती हैं, वो ढेर नहीं देते हैं, वो बुकलेट देते हैं जिससे आपको पढ़ना आसान हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं डी और एफ ब्लॉक में। डी और एफ ब्लॉक में भी वही प्रॉपर्टीज, एटॉमिक आयनिक रेडियस को ध्यान में रखना है। इनके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो वेरिएशन है उसको ध्यान रखना है। इनकी प्रॉपर्टी जो वेरी कर रहे हैं उनको ध्यान में रखना है। इनके कलर कैसे होते हैं, इनके कलर क्यों चेंज होते हैं, ये एलॉय क्यों बनाते हैं, है ना। ये ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं जनरली कलर्ड होते हैं। इसको खूब क्वेश्चन को देखा गया एग्जाम में, इसको बढ़िया से तैयारी करिए। इनके मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्वेश्चन देखे गए हैं, उनको आप तैयार करेंगे। और इनके अंदर जो कंपाउंड्स हैं डी ब्लॉक में, जैसे K2Cr2O7, KMnO4 की प्रिपरेशन और ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर क्यों, इनका इक्वलेंट वेट कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, इन चीज़ों को आप मेमोराइज करिएगा। मैं फिर बता रहा हूं कि इन पॉइंट्स को माइंड में सेटअप बना के रखिए। इस पूरे डायग्राम को अपने टेबल पे लगा करके रखिए। सुबह शाम जब आप देखेंगे ना तो आपके आंखों में ऑटोमेटिक एक एनर्जी पैदा होगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर मन में ठान लें और सोच लें कि मुझे वो एम पाना है, तो उस एम के अंदर एक नेचर फिनोमिना है ना, कि हमें जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं वो हमें खींचती है अपनी तरफ। तो वही बात है कि अगर जेई मेन नीट के बारे में अगर लगातार सोच रहे हैं, लगातार आपके अंदर वो जुनून पैदा हो रहा है, तो 100% आप सक्सेस आपको मिलेगी। तो डी और एफ ब्लॉक में जब जाइएगा तो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके कंक्लूजन को ध्यान में रखिएगा। जैसे LUH ज़्यादा बेसिक है, LUH कम बेसिक है, क्यों है, सेपरेट क्यों नहीं हो सकते हैं, इनमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्यों है, रीजन क्या है, ये सब क्वेश्चंस आपको डी एफ ब्लॉक में प्रिपेयर करने हैं। तो
ये पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट चल रहा है। इसके बाद सॉल्ट एनालिसिस की बात कर लेते हैं। बहुत से क्वेश्चन बच्चों ने देखे होंगे कि सॉल्ट एनालिसिस पे आ जाते हैं कि इनका सॉल्ट, बेरियम सल्फेट का सॉल्ट, Fe फेरस सल्फेट का सॉल्ट, ये कैसे कलर में होंगे, इनके कलर भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, है ना। इनके फ्लेम टेस्ट भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, इनके वेट टेस्ट भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ये आपको एक प्रैक्टिकल की छोटी सी बुकलेट लैब मैनुअल मिली होगी, उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू सॉल्ट एनालिसिस को समझाया गया होगा कि कार्बोनेट आयन, यानी इनके आपको स्मेल को ध्यान रखना है, इनके प्रेसिपिटेट की सॉल्युबिलिटी को ध्यान रखना है कि ये घुलते हैं, नहीं घुलते हैं, कितने घुलते हैं, कौन सा प्रेसिपिटेट घुल जाएगा, कौन सी गैस की स्मेल क्या होगी, इन सबको आपको ध्यान में रखना है। तब आप 100% अपने एम को, जो आपका आपने एम बना रखा है, उसे आसानी से याद, यानी सॉल्ट एनालिसिस को याद करने का तरीका मैंने आपको बताया कि आप सॉल्ट एनालिसिस को कैसे, फिर भी मैं कलर आपको याद करने की कोई ना कोई वीडियो जरूर भेजूंगा जिससे कि आपको कलर याद करने में, जैसे फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, FeCl3 का कलर ब्राउन होता है, ये कलर अमोनियम क्लोराइड क्रिस्टलाइन वाइट कलर होता है, जिंक के सॉल्ट होते हैं डर्टी वाइट होते हैं, एल्यूमिनियम के सॉल्ट जो होते हैं वो जिलेटिनस वाइट होते हैं। ये सब क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इनके कलर का भी मैं कोई तरीका बताऊंगा आपको, लेकिन अभी आपको मैंने हिंट दिया है कि आप सॉल्ट भी तैयार करेंगे। अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जब तैयार करेंगे आप, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जब आप, क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको क्या तैयार करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सबसे पहले आपको IUPAC नेम पे बड़ा फोकस करना है। और IUPAC नेम अक्सर एग्जाम में देखे गए हैं, जैसे आपने EDTA का भी आया था JEE मेन में, तो ऑक्सीडेशन जो स्टेट है उन पे IUPAC नेम का, मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको IUPAC नेम का विशेष ध्यान रखना है। इसमें आइसोमेरिज्म, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स हो कर रहा है, क्या ये ऑप्टिकल करेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं करेगा, इनका भी विशेष ध्यान आपको देना पड़ेगा। इसी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी है, उस पे जो मोल के कंसेप्ट, मोल पे बेस क्वेश्चन है कि AgCl के इतने मोल प्रेसिपिटेट हुए, उस पे बेस एक दो क्वेश्चन जो है उनको जरूर लगाइएगा, जिससे आपको मदद मिल पाए कि अगर कोई वैसा क्वेश्चन आता है तो आप उसे सॉल्व कर लें। अब यहाँ पर मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, जैसे FeCN का होल 6 4 नेगेटिव डायमैग्नेटिक है, FeCN का होल 6 ट्राई नेगेटिव जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है। क्यों होता है? NiCl4 डाई नेगेटिव जो है वो टेट्राहेड्रल है, NiCN का होल 4 डाई नेगेटिव ये स्क्वायर प्लेनर शेप में है। क्यों होता है? ये सब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चन, यानी कभी आपसे शेप पूछ लेंगे, कभी हाइब्रिडेशन पूछ लेंगे, कभी इनर ऑर्बिटल आउट कॉम्प्लेक्स, कभी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जितना मैंने बताया इसको छोड़ना नहीं है, इसको माइंड में बिठा करके रखना है। और लास्ट में आपसे बात कर लेता हूं मैं मेटलर्जी की। मेटलर्जी में आप क्या करें, सबसे पहले आप जितने भी ओर हैं उनको, जैसे अगर आयरन का है, कॉपर का है, सिल्वर का है, गोल्ड का है, इनके सबके ओर जो हैं वो ध्यान में आप रखेंगे। तो मेटलर्जी में करना क्या है, मेटलर्जी का ये बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप ओर अच्छे से तैयार कर लेंगे। ओर को अच्छे से तैयार करने के बाद गए थे मेटलर्जी पे, और हमारा ये 7th पॉइंट है मेटलर्जी का। आपको ये ध्यान रखना है कि मेटलर्जी में हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि मैंने बाकी पॉइंट्स आपको सब बताए, बाकी पॉइंट्स आपको मैंने सब समझाए, उसी तरीके से मेटलर्जी में भी आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको मेटलर्जी में ओर याद कर लेने हैं, जैसे कि सिल्वर का ओर, आयरन का ओर, कॉपर का ओर, गोल्ड का ओर, इनके सबके, जैसे सबके मेन ओर तो आपको याद ही कर लेने। जैसे कि अगर हम कहें आयरन का इंपॉर्टेंट ओर हेमेटाइट होता है, कॉपर का कॉपर पायराइट होता है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है। इसी तरीके से सभी के इंपॉर्टेंट ओर फार्मूले के साथ आपको याद कर लेने हैं, यानी 1-2 पेज स्टेपल करिए और उनमें सब ओर उनके फार्मूले लिख दीजिए। मेटलर्जी में ही कंटिन्यूएशन में जो छोटे छोटे टर्म होते हैं, जैसे रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन का, कब रोस्टिंग करते हैं, कब कैल्सिनेशन करते हैं, कौन से ओर में रोस्टिंग अप्लाई होती है, कौन से ओर में कैल्सिनेशन अप्लाई होती है। इसी तरीके से फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड होता है, उसमें NaCN का रोल क्या है ना, डिप्रेसेंट कौन होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस, मैग्नेटिक सेपरेशन कब यूज किया जाता है, तो ये सब आप याद करेंगे। कंसंट्रेशन में कुछ आपको ये भी टर्म याद करने पड़ेंगे, जैसे कि कंसंट्रेशन टर्म में आप देखें कि बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन कौन से मेथड से करते हैं। ये सब टर्म आपको ध्यान रहने चाहिए, तभी आप मेटलर्जी को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और जब आप मेटलर्जी तैयार करें तो बच्चों एक चीज और याद रखिएगा कि
कॉपर की मेटलर्जी पूरी पढ़ें तो उसमें सेल्फ और ऑटो रिडक्शन जरूर पढ़ें, आयरन की मेटलर्जी पढ़ें तो उसमें ब्लास्ट फर्नेस की रिएक्शन जरूर पढ़ें, है ना। और इसके बाद जो मेटल की रिफाइनिंग होती है, जोन रिफाइनिंग, तो जोन रिफाइनिंग कौन कौन से मेटल में की जाती है, वेपर फेज रिफाइनिंग कौन कौन से मेटल में की जाती है, कब अप्लाई होता है डिस्टिलेशन, कब अप्लाई होता है लिक्वेशन, कब अप्लाई होती है क्रोमेटोग्राफी, है ना। उसके बाद इलिंघम डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन, कौन किसको रिड्यूस कर देगा, कितने टेम्परेचर पे कर देगा, ये सब क्वेश्चन मेटलर्जी से आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए। मैंने यहां पर आपको एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, मैंने आपको एक रास्ता दिखा दिया है कि इनऑर्गेनिक का बेस कैसे बनेगा। यहां मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, लेकिन मैंने आपको एक रास्ता दिखाया है जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल तक। यानी कि अगर टीचर का काम है बच्चे को गाइड करना, रास्ता तो वो खुद तय कर लेता है, रास्ता दिखाना मेरा काम है। तो वही मैंने किया है। जैसा कि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ट्रिक बताई थी कि आप किसी भी चीज को कितनी आसानी से गेन कर लेते हैं, मेहनत आपको करनी है, आप भी जानते हैं, और हम आपको केवल उस मेहनत को सरल करने का मेथड बताते रहेंगे। तो जेईई और नीट 2020 की लगातार तैयारी में आप बने रहिए, और इसके साथ ये एम बनाकर के पूरा डायग्राम आप देख लीजिए, पूरा डायग्राम बनाकर के सामने जहां पढ़ते हैं उस टेबल पर लगा लीजिए और डेली उसको देखिए, तो आपको माइंड में एक फिगर आती चली जाएगी। जब किसी चीज को बार बार आप देखेंगे ना, तो अट्रैक्शन पावर आपको खींचेगी, वो पढ़ने पर मजबूर होते चले जाएंगे, और जब आपके अंदर वो फीलिंग्स आना पैदा हो जाएंगे कि नहीं अभी हमें और मेहनत करनी, अभी हमारा एम यहां पर है, इस एम पे हमें पहुंचना, इस एम को अभी हमें टारगेट करना है, तो ये सब चीजें आप सीखेंगे इन छोटी छोटी ट्रिक से। तो बिल्कुल आप अपनी पूरी डिजायर को कंट्रोल करके, इच्छाओं को पूरा अपनी पावर में लेकर के लग जाइए जेईई मेन और नीट 2020 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। हिम्मत ना हार, मायूस ना हो, इरादे ना बदल, मंजिल खुद ब खुद तेरे पास आएगी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपको थैंक यू बोलता हूं, क्योंकि आपने मुझे समय दिया, मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।